गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में भारतीय मानसून पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें से भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये चीज़ हम देखे थे। फिर फ्लोन महोदय का क्या सिद्धांत था, वो क्या क्या बताए थे, वो चीज़ हम देखे थे। तो उनका जो सिद्धांत था, गतिक सिद्धांत था फ्लोन महोदय का, वो सारा चीज़ का वर्णन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज जो हम बताने वाले हैं वो है जेट धारा का सिद्धांत। तो भारतीय मानसून में जेट धारा का क्या सिद्धांत है, क्या इफेक्ट पड़ता है भारतीय मानसून पे जेट धारा का, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, क्या है भारतीय मानसून से संबंधित जेट वायु धारा सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेट वायु धारा होता क्या है, किससे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्लोब पे हमारा भारत कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे है। और जो जेट धारा का जो स्थान है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के आसपास ये हमेशा चलती है। तो क्या है, ऊपरी क्षोभ मंडल में विसर्पाकार रूप से तीव्र गति से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें क्या होती है, जेट धारा कहलाती है। तो क्या हुआ, ऊपरी क्षोभ मंडल में विसर्पाकार, मतलब कि सर्प के रूप में ऊपर नीचे जिगजैग जो होता है, विसर्पाकार रूप में तीव्र गति से पश्चिम, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट होता है। तो पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने वाली जो पवन होती है उसी को हम कहते हैं जेट धारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वैज्ञानिक का क्या सिद्धांत है, इस पे वैज्ञानिकों ने क्या क्या इस पे विचार किया है। देखिए, वैज्ञानिकों ने भारतीय मानसून पर उपोष्ण पछुआ जेट को स्वीकार किया। उपोष्ण का मतलब होता है क्या, ये है ना उपोष्ण पछुआ जेट। पछुआ का मतलब कि पश्चिम से आने वाली जो पवन है, जो धारा है, उसी को कहा जाता है उपोष्ण पछुआ जेट। तो शीतकाल का मतलब नवंबर के बाद का महीना, शीतकाल में उपोष्ण पछुआ जेट हिमालय और तिब्बत के पठार के अवरोध से दो भागों में बंट जाती है। जैसे देखिए, उपोष्ण पछुआ जेट की उत्पत्ति देख लेते हैं, कहाँ से क्या है। भूमध्य सागर से एक धारा उठती है, यहाँ पे जो धारा उठती है उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो कि नवंबर दिसंबर में सक्रिय रूप में भारत में रहती है, ठीक है। इसी कारण दिसंबर जनवरी में देखते हैं हम लोग ठंड ज्यादा पड़ता है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो जब ये भूमध्य सागर से उठती है तो ये पछुआ जो जेट रहती है, पछुआ जेट, वो पश्चिम से पूर्व की ओर उस समय प्रवाहित होते रहती है। अभी बताए थे, पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से विसर्पाकार रूप में जो प्रवाहित होते रहती है। तब जब कोई भी चीज तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है, इसके साथ यदि कोई चीज मिल जाएगा तो ये भी तो इसके साथ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे तेज धारा कोई चल रहा है, जैसे अभी बाढ़ का सीजन है, तो बाढ़ में जो भी धारा के साथ आ रहा है, सारा चीज धारा के साथ बह जा रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। पवन तीव्र गति से विसर्प का रूप में उस समय क्या चलती है, जेट वायु धारा। और उसी समय भूमध्य सागर से उठती है पश्चिमी विक्षोभ नामक चक्रवात, जो कि अपने साथ लेकर के यहाँ भारत में आती है। किसके साथ आती है, पछुआ जेट के साथ। कौन आती है, उपोष्ण पछुआ जेट, पश्चिमी विक्षोभ भी जिसे कहते हैं, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हिमालय पर्वत के कारण और तिब्बत के पठार के कारण दो भागों में बंट जाती है ना, अवरोध से दो भागों में बंट जाती है। तो यहाँ हिमालय ये और यहाँ तिब्बत का पठार है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है सो आने के बाद ये दो भाग में ये बंट जाती है। उसके बाद
फिर इसके उत्तरी भाग तिब्बत के पठार के ऊपर, तो ऊपरी भाग जो इसका ऊपरी भाग है ये तिब्बत के पठार के ऊपर बहती है, ऊपर से गुजर जाती है। इससे उत्तर के विशाल मैदान में उच्च वायुदाब हाई प्रेशर निर्मित होता है। अब देखते हैं कोई भी गति से, जैसे ये पवन इधर से क्रॉस कर रही है हिमालय के नीचे से, दो भाग में बंटी। जब यहाँ से जेट प्रवाहित हो रही है तीव्र गति से, तो अवरोध जब होगा तो स्वाभाविक है दो भाग में बट जाएगा। तो दो भाग में जहां बटेगा तो एक तरफ हाई प्रेशर बनेगा और दूसरे तरफ आराम से ये निकलती चली जाएगी। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर बनता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन निर्मित होगा, और पवन की जब भी दिशा होती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाती है। क्योंकि कोई भी चीज हम लोग देखते हैं उच्च से निम्न की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। जैसे नदी को ही देखते हैं, ऊंचाई से डाउन की ओर तीव्र गति में प्रवाहित होती है ना। उसी प्रकार यहाँ पे है, जब प्रवाहित होगा तो नीचे की ओर दबेगा, और जब नीचे की ओर दबेगा तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा और यहीं पे हाई प्रेशर जोन निर्मित होगा, जिसके कारण यहाँ पे मानसून का जो स्थिति होगा वो बन जाता है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ हाई प्रेशर बनने के बाद यदि मानसून की स्थिति निर्मित होती है तो यहाँ से मानसून इस तरह से बहती है ना, ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ और इधर वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण, पश्चिम से उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है। फिर आगे पहले देख लें, यह वायुदाब मानसून की दशा बता चुके हैं। पछुआ जो भूमध्य सागर से निर्मित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत तक लाने में पश्चिमी विक्षोभ, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो क्या बताया था, एक शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति होता है कहाँ होता है, भूमध्य सागर में होता है। तो भूमध्य सागर से वो भारत में कैसे आता है, तो पछुआ जेट के कारण। क्यों? क्योंकि पछुआ जेट जो है सो तीव्र गति से उस समय पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते रहती है, और जब पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते रहते हैं उसी समय भूमध्य सागर में जो शीत क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रूप है। चक्रवात का क्या मतलब होता है, चक्रवात इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है, ये जो है ना, ये चक्रवात की स्थिति है। जब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे यदि जेट वायु चल रही है तो इसको अपने साथ ये खींच लेती है। जब अपने साथ खींच लेती है तब ये भारत में आ जाती है, और भारत में आने के बाद फिर यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा ठंड महसूस होता है, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ का पूरा पार्ट भारत में नहीं आता है, यह भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हिमालय के कारण ये पश्चिमी विक्षोभ का लगभग कुछ भाग हिमालय के बाहर चला जाता है, हिमालय के कारण भारत से बाहर चला जाता है, जिसके कारण शीतलहरी जो होती है भारत में थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ये हो गया जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये समझ में आ गया कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भारत में कैसे पहुंचती है, पछुआ जेट क्या है, उपोष्ण पछुआ जेट क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भारत तक कैसे लाती है, ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, जब ग्रीष्म काल में तापन के कारण पछुआ जेट भारत के मैदानों से हट जाती है, ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में हीट होता है, गर्मी होता है यहाँ, जब हीट होगा तो स्वाभाविक है पछुआ जेट हट जाएगा। अब पछुआ जेट हटेगा तो भारत के मैदान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो पिछले क्लास में बताए थे, ये 0 डिग्री डोल्ड्रम पेटी से ये चलती है इस तरह से, है ना। उसके बाद हेरल के नियमानुसार ये दाहिने घूम जाती है ना, दाहिने घूमती है, हेरल के नियमानुसार ये दाहिने घूमती है और केरल के तट पे टकरा करके सबसे पहले 5 जून को या जून के प्रथम सप्ताह को केरल के तट पे बारिश
करवाती है। इसमें बीपीएससी तैयारी में सवाल पूछता है, डेट पूछता है कि किस डेट को मानसून कहां पहुंचती है। ये एनसीईआरटी 11th का ये सवाल है। मैप में वहां पे दिया हुआ है कि किस डेट में मानसून किस राज्य में पहुंचती है। वो डेट बाय डेट हम एक दिन उसको बताएंगे। वो डेट से कहीं ना कहीं सवाल बन ही जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें कुछ चीज हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में क्या देखे थे? दक्षिण पश्चिम मानसून की दशा, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून की दशा जब आती है तो यहाँ तो भाई नीलगिरी पर्वत है, जिसके कारण टकरा करके यहाँ केरल में बारिश करती है। लेकिन देखते हैं कि तमिलनाडु में वर्षा यहाँ पे नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। लेकिन लौटता मानसून, जिसको उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है, उससे वर्षा होती है। कैसे होती है इसको हम देख लेते हैं। 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं, नीलगिरी पर्वत के टकराने से यहाँ बारिश होती है। और जो तमिलनाडु पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब वो ढक जाता है। हिमालय पर जो नीलगिरी पर्वत है उसके छाया क्षेत्र में रहता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से ये तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। हमेशा देखते हैं कि यहाँ ठंड में बारिश होती है। ठंड में यहाँ जो है सो ये बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो अभी क्या बताए थे, यहाँ पे लौटता मानसून की स्थिति बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि यहाँ पे तिब्बत का पठार और यहाँ पे भारतीय जो उत्तरी मैदान है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन निर्मित होता है। और जब हाई प्रेशर जोन निर्मित होगा तो मानसून की दशा से नॉर्थ से ईस्ट होते हुए यहाँ पे आती है तमिलनाडु की ओर। ठीक है, जब ये बढ़ती है तो इधर से फिर नीलगिरी पर्वत में टकरा करके यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है। लेकिन इस मानसून से केरल में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून टकराई थी कहाँ? नीलगिरी पर्वत में, तो तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र में था। अब लौटता मानसून से जब यहाँ आता है मानसून केरल तमिलनाडु के तट पे, तो वृष्टि क्षेत्र में कौन आ गया? यहाँ केरल। ठीक है, तो ये स्थिति समझ में आ गया कि लौटता मानसून से वर्षा कहाँ होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ कहाँ होती है। कहते हैं सबसे ज्यादा वर्षा ये मेघालय, चेरापूंजी या मासिनराम में होता है। ठीक है, लगभग 250 से 500 सेंटीमीटर मापा जाता है कि भाई इतना वर्षा मेघालय के चेरापूंजी में होता है। कैसे होता है? क्योंकि मानसून तो भाई सबसे पहले टकराती है केरल में। देखा जाना चाहिए तो सबसे ज्यादा बारिश केरल में होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होता है। कैसे? इसके पीछे वजह है, यहाँ पे दोनों मानसून से वर्षा होती है। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे म्यांमार में एक यारकान-योमा करके पर्वत है। यारकान-योमा एक पर्वत है जिससे ये यहाँ टकरा करके फिर यहाँ से मेघालय पहुंचती है और भरपूर बारिश करती है। तो यहाँ दक्षिण पश्चिम से भी बारिश हो जाती है और उत्तर पूर्व मानसून से भी बारिश हो जाती है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। जेट वायु धारा सिद्धांत हो गया, फ्लोन महोदय का गतिक सिद्धांत हो गया। उसके बाद जो भी चीजें और बची है वो बताएंगे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस किस डेट में भारत में कहाँ कहाँ मानसून पहुंचती है, जिससे सवाल ज्यादा बनता है। एक सवाल तो हर एग्जाम में मैक्सिमम दिख ही जाता है मानसून से। हमेशा कहते हैं मानसून एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस इसको समझने का देर है। यदि समझ लेते हैं तो इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस समझ लीजिए कि वर्षा कैसे कहाँ होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन अपना ज्योग्राफी से पता कर लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट कर करके, फिर उसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में जिनको भी जो प्रॉब्लम होगा बताएंगे। फिलहाल इतना आप लोग
नोट डाउन कीजिए। ओके।